नमस्कार दोस्तों, सिविल का प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर लाए हैं जो एसएई सिविल केएमसी 2025 में जो एग्जामिनेशन हुआ तो उनका जो एग्जाम पेपर था वो उनका एग्जाम पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। आज तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन 50 नंबर हमने सॉल्व किया है। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो ये पार्ट 3 आप देखिए, आपको जो नॉलेज एनहेंस होगा तो आप ये आपका नेक्स्ट टाइम किसी एग्जाम में काम में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। From a nozzle exposed to atmosphere, the liquid jet traverses. तो ये नोजल exposed to atmosphere and the liquid jet traverses. तो देखिए, ये मान लीजिए कि एक नोजल है। ठीक है, तो एक नोजल से अगर पानी निकल जाए, ठीक है, ये देखिए लिक्विड है, तो लिक्विड निकल जाए तो वो इसी तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसी टाइप के अगर फ्लो करेगा तो ये क्या होगा, ये बोला गया है कि कैसा पाथ होगा उसका। तो ये जो पाथ होगा वो देखिए पैराबोलिक। ठीक है, तो ये आप देखकर समझ सकते हैं। तो आंसर डी ये करेक्ट होगा। ये जो है एक ट्रेजेक्टरी पाथ है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक इन नेचर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 52। ये एक कॉमन क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है गवर्नमेंट एग्जाम में। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड सिमोन्स और साइमन्स रेन गेज हैज कलेक्टिंग एरिया। ठीक है, तो ये जो है 12.7 सेंटीमीटर। ये देखिए एक साइमन्स रेन गेज एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। तो ये ऐसा और इसका जो ऐसी टाइप का एक फनेल होता है। तो ये जो है ये 12.7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो आंसर होगा वो ए 12.7 सेंटीमीटर। ये करने से, क्योंकि आपको ये दिखा रहा हूं कि ये करने से आपको याद में रह जाएगा, और याद में अगर रह जाएगा तो ये जब आप देख लेंगे तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में आप देख पाएंगे कि आप ये वेरी आसानी से, मतलब बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53।
ये 53 में जो क्वेश्चंस दिया है, ए बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग with a velocity of 2 meter per second collides a stationary ball of mass 2 kg and come to rest after impact. The velocity of the second ball after impact. ठीक है, तो मान लीजिए ये 1 kg एक बॉल है, ये एक 2 kg एक मास स्टेशनरी बॉल है, तो ये मूविंग कर रहे हैं v1 वेलोसिटी से और इनका जो मास है m1, ठीक है, और इनका मास है m2। तो क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल आफ्टर इम्पैक्ट, तो इनका वेलोसिटी निकालना है कि ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये एम वी m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ये मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम इक्वेट करना है। तो देखिए m1 दिया हुआ है m1 1 kg एंड v1 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे करके लिख लेंगे तो अच्छा होगा कि 1 kg v1 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, m2 इक्वल्स टू 2 kg और v2 को निकालना है। ठीक है, तो ये 2 v2 v2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप एक बार अपने हाथों से पेन और पेपर लेकर ये कीजिए, आपको देखिए अच्छा होगा और नॉलेज में आपको ये मतलब आप खुद ब खुद कर पाएंगे और एग्जाम में आपको अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 में क्या बोला है कि इफ द ड्यू पॉइंट, ये ध्यान में दीजिए, ड्यू पॉइंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये भी ध्यान में दीजिए कि ये ग्रेटर देन। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ड्यू पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट अगर समझ जाएंगे तो आपको ये आंसर देने में आसानी होगा और आप कॉन्फिडेंट के साथ आंसर दे पाएंगे। तो देखिए ड्यू पॉइंट है, एक टेम्परेचर है, तो जो जिस टेम्परेचर से एयर बिकम्स सैचुरेटेड एंड ड्यू बिगिंस टू फॉर्म, मतलब एयर जो है वो सैचुरेटेड में होगा, सैचुरेटेड में होगा और ड्यू जो फॉर्म होगा वो स्टार्ट होगा। ठीक है, यही है ड्यू पॉइंट। ठीक है, मतलब ये पॉइंट मतलब एक पॉइंट जहां से स्टार्ट होगा, तो ये है
ड्यू पॉइंट स्टार्ट्स, मतलब उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस में ड्यू पॉइंट दिया है, लेकिन क्वेश्चंस में जो पूछा गया है और जो क्वेश्चंस में जानना चाहता है कि ये देखिए ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 ग्रेटर देन मतलब 0 डिग्री से ज्यादा, तो 0 डिग्री से ज्यादा होने से ड्यू विल बी फॉर्म्ड, ये आंसर करेक्ट होगा। अगर ये लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड देता कि ये ग्रेटर देन के जगह में लेस देन, तो आंसर होता फ्रॉस्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आंसर तब ये आंसर होता। ठीक है, तो 54 हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन नंबर, इन इंडिया द रिकॉर्डिंग, ये ध्यान में दीजिए, हमने ये रिकॉर्डिंग को वे भी लाइन दिया है, रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज जनरली यूज्ड इन, जो रिकॉर्डिंग टाइप यूज्ड है वो है फ्लोट रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग अगर नहीं होता, मतलब रिकॉर्डिंग मतलब ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर नॉन रिकॉर्डिंग होता तो सीमंस और साइमंस रेनगेज होता। ठीक है, तो इंडिया में फ्लोट रिकॉर्डिंग टाइप और जो फ्लोट रिकॉर्डिंग टाइप जो रेनगेज है, इसको नेचुरल साइफोन टाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 56, in made up ground of low bearing power, heavy concentrated structure at loads are supported by providing। ठीक है, मतलब एक मेड अप ग्राउंड है और लो बेयरिंग पावर, सॉइल का नेचर है लो बेयरिंग पावर, और लोड जो स्ट्रक्चरल लोड है वो हेवी कंसेंट्रेटेड है। तो किस टाइप का फुटिंग इस मेड अप एंड लो बेयरिंग पावर एरिया में यूज होगा? तो ये देखिए राफ्ट फाउंडेशन ये सबसे अच्छा होगा। तो ये राफ्ट फाउंडेशन, तो ये देखिए कंपाउंड फाउंडेशन जो दिया है, इसका मतलब है ये जो फाउंडेशन है ये कंबाइंड है, इसको कहा गया है। और जो आइसोलेटेड है वो है एक सिंगल फाउंडेशन, ये आइसोलेटेड फाउंडेशन। और ये जो स्ट्रैप फाउंडेशन है ये क्या है कि ये जो आइसोलेटेड फाउंडेशन है, दोनों जो आइसोलेटेड फाउंडेशन है उनको एक स्ट्रैप बीम में जोड़ा जाएगा, ये स्ट्रैप फाउंडेशन है। ठीक है, ये बीम में जोड़ा जाएगा, इसको स्ट्रैप फाउंडेशन कहते हैं। और इनको कंबाइंड फुटिंग और इसको आइसोलेटेड। और राफ्ट फुटिंग जो है वो है ये एरिया में, टोटल एरिया में रेनफोर्समेंट होगा और इसी से ये
जो फुटिंग का वो जो कॉलम है वो यहां से आएगा। तो ये जो है, ये लो बेयरिंग पावर जो है, तो ये लो बेयरिंग पावर में क्या है, ये देखिए एरिया इसका बहुत ज्यादा है, इसका एरिया है, तो ये सेटलमेंट ज्यादा नहीं होगा। और सेटलमेंट ये मतलब सेटलमेंट देखिए एक डिफरेंशियल सेटलमेंट जो जो होता है, तो वो नहीं होगा इसमें। तो इसीलिए ये सुटेबल है इसी मेड अप ग्राउंड और लो बेयरिंग में राफ्ट फाउंडेशन। तो चलिए नेक्स्ट 57। ये 57 में स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ वाटर इज टेकन फॉर 5 days। स्टैंडर्ड जो है 5 days है, ठीक है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लेजिंग इज यूज्ड, ये ग्लेजिंग इज यूज्ड टू मेक आर्देनवेयर। ये आर्देनवेयर में ग्लेजिंग यूज्ड होता है टू मेक द आर्देनवेयर इम्परवियस, ठीक है। पानी नहीं अंदर जाए, तो इसीलिए ये ग्लेजिंग किया जाता है। तो ग्लेजिंग का मतलब आप समझ गए कि आर्देनवेयर में ये ग्लेजिंग किया जाता है कि पानी जल्दी से निकल जाए और इम्परवियस एक लेयर बन जाए। 59 क्वेश्चंस देखिए, ये 59 में प्रेसिपिटेशन रिलेटेड एक क्वेश्चंस दिया है। प्रेसिपिटेशन caused due to upward movement of warmer air as compared to surrounding air। मतलब जो ये एरिया है, इसमें मान लीजिए कि इसी एरिया से ये वार्मर है, ठीक है। अगर ये और वार्मर होगा तो ये क्या होगा, अपर में ये एयर अपर में जाएगा। अगर अपर में जाएगा तो ये लोकलाइज्ड रेन जो है वो करेगा, ठीक है। तो इसी जगह में रेन फॉल होगा और इसको जो टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन उसी जगह में होगा। तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन है। और देखिए और जो ऑप्शन है, ये साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। जब साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है तो देखिए क्वेश्चन में ये लो प्रेशर दिया होगा। अगर लो प्रेशर आपको दिया होगा तो आप समझ लेना कि ये साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन है। और ये देखिए ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन ऑप्शन सी में दिया है। तो ये ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब ये किसी माउंटेन में माउंटेन में ये हिट करेगा, ठीक है। अगर माउंटेन रह जाएगा तो उसी एक बैरियर होगा,
तो उसी में अगर ये हिट करेगा तो उसी जगह में वो रेनफॉल होगा। तो माउंटेन बैरियर अगर दिया होगा तो ऑप्शन सी में ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये जो क्वेश्चंस 59 में आपको दिया हुआ है, इनका जो आंसर होगा वो है कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 60। 60 में देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है इज द रेशियो ऑफ। तो ये क्वेश्चंस देखिए बहुत इजी भी है, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा तो ये जो एग्जामिनेशन हॉल में ये कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा कि ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन में से आपको सही जो ऑप्शन है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये जो है हमने स्ट्रेस स्ट्रेन आप लोगों को दिखाया है। हमारा जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने दिखाया था, हमारा एक वीडियो है उनमें आप देख लीजिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन दिया हुआ है। तो उसी में से एक हमने माइल्ड स्टील का अभी दिखा रहा है। तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा होता है। तो देखिए जो यील्ड स्ट्रेस है, तो इस जगह से हम यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, इस जगह से यील्ड स्ट्रेस लेते हैं, और जो वर्किंग है, ठीक है, तो माइल्ड स्टील का मान लीजिए कि 250 MPa एक यील्ड स्ट्रेस लिया, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग होगा वो होगा नीचे होगा, मतलब ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसके हम नीचे लेंगे, तो मान लीजिए इनका जो वर्किंग स्ट्रेस है तो ये 250 हुआ और इनका जो है 100 हुआ। तो ठीक है, तो एफओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। तो ये कितना हो रहा है, अगर ये होगा तो 2.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, ठीक है। तो आपको समझने के लिए हमने बोला, तो ये आंसर ए होगा। तो आप इसी जो हमने किया है इसी का ऐसा याद में रख लीजिए, तो आपको आसानी होगा कि आपको भूलने का चांस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो यील्ड ये मैक्सिमम है, इससे आप ज्यादा नहीं जा सकते, और उससे नीचे ही वर्किंग होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो है 61 नंबर क्वेश्चन, और जो क्वेश्चंस में बोला है द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल ओइंग 1600 kg per MQ is 16 tons per square meter if the angle of repose is 30 degree, the depth of foundation, ठीक है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रिक्वायर्ड है। तो एक रैनकाइंस थ्योरी है जिस थ्योरी से मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाला जाता है, तो वो है DF
minimum depth of foundation Q safe by gamma into 1 minus sin phi 1 plus sin phi स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए सेफ जो है वो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो ये क्या है, केजी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका जो दिया है कि ये देखिए 16 टन, तो अगर टन में दिया होगा तो ये 16 टन मतलब ये 16,000 केजी, तो ये 16,000 केजी। ठीक है, तो और जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, तो बियरिंग कैपेसिटी है 1600। ठीक है, तो 130 डिग्री 1 प्लस 30 स्क्वायर, ये 10 और इनका जो वैल्यू है ऊपर में जो होगा 1/2 और डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, तब 10 इंटू ठीक है, तो 10/3 मतलब ये जो आएगा, तो 3 नहीं, ये स्क्वायर है, फिर स्क्वायर देना होगा, तो ये 10/9 फिर 1.1 मीटर और इसको करना है सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर का जो है ये याद में लीजिएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, स्वेयर शुड बी लेड स्ट्रेट फ्रॉम मैनहोल टू मैनहोल बिलो ग्राउंड। ये मैनहोल इधर एक अगर मैनहोल होगा तो इनका काभार होगा एक, और इसी मैनहोल का, तो ये ऐसा करके जो स्वेयर है वो लेड किया जाता है। तो ये मैनहोल और ये मैनहोल, और इसी तरह से ये मैनहोल टू मैनहोल एंड बिलो ग्राउंड, ये नीचे ग्राउंड के जीएल से ये नीचे। ठीक है, तो आंसर ये होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। ए डिस्ट्रिक्ट रोड विथ ए bituminous pavement has a horizontal curve 1000 मीटर, R दिया हुआ है 1000 मीटर, फॉर ए डिजाइन स्पीड V दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, निकालना है सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन का
जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल ई इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 225 आर। तो ये आप इधर 75 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 1000, ठीक है। तो देखिए ये 75 और अगर 3 में 25 में 225 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ये से, तो क्या होगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 3 से ये 3 और ये 3 से 25, ठीक है। और ये 25 से 40, तो फिर हो गया 1/40 मीन्स 1/40, तो हुआ 1/40 आंसर ए, ठीक है। तो इसी के में आपको एक बात बताना है कि ये आप स्मॉल ई वी स्क्वायर बाई 225 आर और ई इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 127 आर, किस फॉर्मूला को आप सिलेक्ट करेंगे और ये दोनों से ये आप कमेंट में बताइए और इनका आंसर हम आपको देंगे, ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है और ये आप जरूर कमेंट में बताइए। आशा रखते हैं कि आप जरूर बताएंगे और आपको हम ये आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसोनरी, ठीक है। ये 500 आंसर है और हमने जो एसई सिविल के एमसी का जो एमसीक्यू का सीरीज दिया था उसमें भी क्वेश्चंस में था, और ये एमसीक्यू जो सैंपल पेपर दिया हुआ था उसी में भी दिया हुआ था। तो आप ये देखना, ये सब कॉमन क्वेश्चंस है एंड इजी भी है। 65 का क्वेश्चंस में देखिए, फॉर नो टेंशन इन ए compression member the maximum eccentricity permitted along x axis, ठीक है। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है नो टेंशन, तो एक कॉम्प्रेशन मेंबर मतलब ये देखिए एक कॉम्प्रेशन मेंबर, एक कॉम्प्रेशन मेंबर और इसका ये एक एक्सिस है और ये एक्सिस से लोड अगर P होगा तो ये नो टेंशन होगा अगर ये एक्सिस में लोड आएगा। तो अगर यहां से थोड़ा दूरी में आएगा तो ये ई एक्सेंट्रिसी
हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेंट्रिसिटी कितना डिस्टेंस में होगा, तभी नो टेंशन आएगा। तो ये देखिए मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी परमिटेड। तो देखिए ये एक सेक्शन है, इसका मान लीजिए बी ब्रेथ है और ये डी डेप्थ है, इधर डी डेप्थ दिया है। ठीक है, तो इसका एक एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो देखिए एक्सेंट्रिसिटी जो इधर आया है, तो इसी जगह में आएगा, तो इसका जो कोर है, तो ये इसी टाइप में आएगा। तो इसी जोन में अगर लोड आएगा, तो कंप्रेशन मेंबर में तब ये नो टेंशन जोन होगा, नहीं तो टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो होगा, इसी जगह में जो होगा, ये ई एक्स एक्स, और ये जो होगा ई वाई वाई। ई एक्स एक्स जो होगा वो होगा b/6, और ई वाई वाई जो होगा d/6। ठीक है, टोटल जो जोन होगा वो होगा, इस साइड में होगा b/3, और इसी साइड में जो होगा वो होगा d/3। ठीक है, तो देखिए इधर दिया हुआ है कि along an axis, along an axis। ठीक है, तो ये एक एक्सिस में, एन एक्सिस में, मतलब एक एक्सिस में, तो ये जो ऑप्शन है ये डी ऑप्शन, ए ऑप्शन है, और d/6 ये आंसर है। तो ये आप थोड़ा पेन और पेपर में कर लीजिएगा, तो आपको बहुत दिन याद रहेगा, और आप अच्छी तरह से ये आंसर कर पाएंगे। अगर ये देखिए एक रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, अगर सर्कुलर देगा तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 66। compression member tends to buckle in tends to buckle in the direction of। तो ये एक कंप्रेशन मेंबर, ये जब बाकल कर होगा, तो बाकल कैसे करेगा, तो किसी जगह में करेगा। तो ये बाकल जो होगा वो होगा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, मतलब आर मीन और
रूट ओवर आई बाई ए। ठीक है, तो ये कंप्रेशन मेंबर में होगा। तो कंप्रेशन मेंबर मतलब इस साइड में और इस साइड में लोड। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, तो ये देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब आर एफ 1/5000 means that the scale is 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। ठीक है, तो आर एफ इक्वल्स टू 1/5000 दिया हुआ है। दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो ये स्केल में 1 सेंटीमीटर कितना होगा? तो देखिए 1 सेंटीमीटर इंटू ये 5000 तो हो गया फिर 5000 सेंटीमीटर। तो ये होगा फिर तो ये हो गया फिर 50 मीटर। ठीक है, तो आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 68, the stoke is the unit of stoke is the unit of काइनेमेटिक विस्कोसिटी और ठीक है डायनामिक विस्कोसिटी का जो है वो है पॉइज। ये आप मतलब याद में रख लीजिए, नहीं तो ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो फिर आप स्टोक हुआ काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी का पॉइज। नेक्स्ट 69, द टोटल लेंथ ऑफ ए क्रैंक्ड बार। देखिए टोटल लेंथ ऑफ ए क्रैंक्ड बार थ्रू ए डिस्टेंस डी at 45 degree in case of a beam of effective length L is। तो ये देखिए ये एक बीम है और इसका जो लेंथ है L। ठीक है, और ये देखिए अगर इसका डेप्थ दिया है D, ये डेप्थ और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट होता तो ये एल होता, लेकिन इधर जो हमको दिया है टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड निकालना है इसे, तो इसका लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये निकालना है, तो ये 45 डिग्री और ये तो क्या होगा, तो अगर साइन 45 डिग्री किया जाएगा तो मान लीजिए ये एक्स है, तो ये होगा डी बाई एक्स और एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा √2 इंटू डी और
वैल्यू आ जाएगा 1.42 डी। ठीक है, तो इसी का आ गया कि 1.42 डी, मतलब इसी का आ गया कि 1.42 डी। तो कितना इंक्रीज हुआ? 1.42 डी माइनस डी, तो हो गया 0.42 डी। ठीक है, तो ये एक साइड में होगा और ये दूसरा साइड में भी होगा। तो क्या होगा? टोटल 2 इंटू 0.42 डी। ठीक है, तो टोटल जो लेंथ है वो होगा, टोटल लेंथ होगा L प्लस 2 इंटू 0.42 डी। ठीक है, तो ये आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। It is customary to design a sphere for DWF, dry weather flow, on the basis of thrice the average demand। ठीक है, तो ये डिजाइन जो होगा वो थ्राइस द एवरेज डिमांड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। 71 में जो है वेब क्रिपलिंग जनरली occurs at the point where, तो ये वेब क्रिपलिंग जो है वो मान लीजिए ये एक आई सेक्शन है, तो अगर इसी में लोड दिया जाएगा तो ये जगह से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड जो लोड एक्ट ये होगा occurs at the point where concentrated load acts। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 72। A steel rod of 2 meter diameter and 5 meter long is subjected to an axial pull 3000 kg and modulus of elasticity 2.1 into 10 to the power 6 kg per centimeter square। The elongation of the rod, तो elongation का जो है वो है डेल एल इक्वल्स टू ए पी एल बाई ए। ठीक है, तो इधर P दिया हुआ है, देखिए 3000 ये पुल केजी इंटू एल 5 मीटर, तो आप 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये स्टील रॉड डायमीटर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू जो ई है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इनको आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो इनका जो आंसर आएगा तो वो है ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ये आंसर है। ये भी हमने जो हमारा एमएससी का जो हमने एमसीक्यू दिया था, तो ये क्वेश्चंस भी था उनमें। तो अगर जिन लोगों ने ये हमारा एमसीक्यू का सीरीज देखा हुआ होगा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक, तो उनमें ये क्वेश्चंस उनको कॉमन मिला होगा।
नेक्स्ट, ये ड्राइंग से क्वेश्चंस है। एन आइसोमेट्रिक व्यू प्रोवाइड्स थ्री डायमेंशनल डिटेल्स। ये 3D है। ये भी जो क्वेश्चंस है, तो ड्राइंग का हमने वो सीरीज में भी ये आइसोमेट्रिक व्यू का ये एक क्वेश्चंस दिया था, उनमें हम थोड़ा डिटेल में समझाया था। जिन लोगों ने वो देखा तो उनको ये क्वेश्चंस मतलब उनसे अगर कुछ आइडिया मिला तो ये क्वेश्चंस उन लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये देखिए एक क्वेश्चन 74 में दिया है कि पेंटाग्राफ इज यूज्ड फॉर। तो ये जो होता है, ये एनलार्ज और रिड्यूसिंग प्लान करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 75, सरफेस ड्रेसिंग अप्लाइड टू बिटुमिनस पेवमेंट। सरफेस ड्रेसिंग इज अप्लाइड टू बिटुमिनस पेवमेंट इज यूज्ड फॉर। तो ये यूज किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस है। और जो हमने एमसीक्यू का सीरीज दिया था पार्ट 1 से पार्ट 9 तक, उनमें ये क्वेश्चंस था और ये कॉमन क्वेश्चंस उनको मिला होगा। तो ये आंसर होगा रिपेयरिंग और रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग वेयरिंग कोर्स ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट। तो हमने आज तक ये 75 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आज ये पार्ट 3 यही आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम आपको देंगे। तो पार्ट 3 में क्वेश्चंस नंबर 51 से लेकर 75 तक हमने सॉल्व किया। तो ये आप जो हमने सॉल्व किया है, ये आप ठीक से अपने हाथों से कीजिए और आपको देखिए बेनिफिट होगा। क्वेश्चंस देखिए मिलता जुलता मिलता है और ये जोन जो होता है इसी टाइप का ही होता है। तो ये आप एक बार, दो बार, तीन बार आप देखिए और आपको नॉलेज जो है वो एनहेंस होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हम अंत में यही बोलेंगे कि एक इसको एक लाइक कर दीजिए कि हम मोटिवेट हो जाए और इसी टाइप का वीडियो आपके लिए लाएं जो आप देख पाए और आपको गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाए। और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका जो दोस्त रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और ये बात हम बोलेंगे कि शेयर करके उन लोगों साथ डिस्कस कीजिए। और एक अगर उनके साथ डिस्कस कर लेंगे एक क्वेश्चंस के साथ, आप बातचीत कर लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों ऑप्शन बी है, इस क्वेश्चन का क्यों ऑप्शन सी है, तो क्यों हो रहा है। तो ये डिस्कस होने से आपको ज्यादा दिन याद में रहेगा। जब ज्यादा दिन याद में रहेगा
तो आपका मेमोरी में ये डेवलपमेंट आएगा। तभी देखिए आपको जो क्वेश्चंस कॉमन आते रहेंगे और आपको जब गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तब आपको बहुत इजी होगा और आप देखेंगे आप एक के बाद एक गवर्नमेंट एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। तो हम जो बात बोल रहे हैं तो आपको हम यही बोलेंगे आप ऐसा कीजिए, आपको देखिए आप सक्सेस जरूर होंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यही हम बोलेंगे। चलिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे। हम नेक्स्ट पार्ट 4 आप जरूर देखिए और आप तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।